साउथ न्यूज़ 24/7 और मैं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। बहुत दिनों से आप लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, परंतु आज कुछ पॉजिटिविटी के आधार पर हम आपको एक स्कूल दिखाने जा रहे हैं जो कि बिस्पी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, 23 से 24 पंचायतें इस क्षेत्र में पड़ती है। परंतु बच्चों के विकास कैसे होगा, बच्चों में जो शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है परंतु उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे स्कूल का निर्माण किया गया, डीपीएस स्कूल बिस्पी, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आइए इनके डायरेक्टर से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस क्षेत्र में स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है, ये क्या क्या देखा आपने, क्या क्या इनकी संरचनाएं देखी हैं यहाँ की जो आपने इसको फैसला लिया, और आप इस स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी देंगे, हॉस्टल है या नहीं है बच्चों के लिए, और क्या क्या सुविधाएं हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं यहाँ के कवि कोकिल विद्यापति जी की धरती को मैं सादर स्पर्श नमन करता हूँ। उनको याद करते हुए उनके स्मृति में मैंने यहाँ विद्यापति जी का क्षेत्र रहा है और मैंने काफ़ी इस स्कूल के खोलने के पहले पूर्व में मैंने 1 साल सर्वे किया है। पूरा क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया। मैंने देखा कि इस एरिया में बच्चे के लिए जो उचित एक स्कूल का जो माहौल होना चाहिए, एक उचित स्कूल का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो हमें लगा कि इस एरिया में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने इस चीज़ की 1 साल से पहले मैंने सर्वे किया है। सर्वे करने के पश्चात मैंने पूरे ये बिस्पी ब्लॉक के अंतर्गत 23 पंचायत हैं, 23 पंचायत में मैंने पंचायत जाकर के पूरा विजिट किया। मैंने देखा कि कहीं पे बिल्डिंग है तो कहीं पे ग्राउंड नहीं है, कहीं ग्राउंड है तो कहीं बिल्डिंग नहीं है। तो जिसके क्रम में मैंने खोजते मैंने ये बिस्पी बगल ब्लॉक के बगल में पीएससी है, पीएससी के बगल में ही मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल का आना तय माना जा रहा था। मैंने इनके लिए बहुत लगातार कोशिश की, जिसके कारण मैंने मोहन यादव जी जो बिस्पी थाने के चौकीदार हैं, उन्हीं के मकान में ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बिस्पी मधुबनी में जो अवस्थित है, मेरे यहाँ नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10th क्लास तक की पढ़ाई कराई जाती है। तो सर जैसे कि एक डीपीएस की आपके पास फ्रेंचाइजी है, तो इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कितने समय लग जाता है? इस फ्रेंचाइजी लेने के लिए पहले इनका जो नॉर्म्स है उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। फुलफ़िल करने के पश्चात उसके टीम आते हैं विजिट करने के लिए। वो देखते हैं कि आप उनके नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। वो आपके सारी चीज़ की प्रक्रिया उनको देखा जाता है। फिर आकर के वो स्पॉट विजिट करते हैं। स्पॉट विजिट करने के पश्चात वो उनके बाद फिर कागजी प्रक्रिया होती है। वो प्रोसेसिंग में ऑनलाइन भी होती है, जिसके कारण वो थोड़ा सा टाइम लगा उसमें भी। और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर हमको कागजी प्रक्रिया के बाद हमको मिला। चलिए, स्कूल आपने खोल लिया है। अगर टीचर्स की बात करूँ तो टीचर क्या लोकल हैं या बाहर से भी कुछ हैं? जी नहीं सर, मेरे यहाँ जितने भी टीचर हैं वो ड्यूली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। और कोशिश करते हैं कि हम बीएड या डीएड और सीटीईटी क्वालिफाइड टीचर ही मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ अच्छे से अच्छे शिक्षा का ये सुचारू रूप से व्यवस्था हो, ताकि बच्चे को इस चीज़ से लाभान्वित हो। हॉस्टल की अगर फैसिलिटी की बात करें, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं है कि लोकली भी आएंगे, कोई बाहर से भी आ सकता है और बिस्पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, कोई 20 से 25 किलोमीटर का दायरा है इसका। तो हॉस्टल की फैसिलिटी आपके स्कूल में है? जी, हॉस्टल की फैसिलिटी मेरे यहाँ पूर्व से भी मैंने इस बात को रखा कि ये सुदूर देहात है। सुदूर देहात में भी बिस्पी के अंदर में और भी इनके निचले इलाका में मैंने जाके देखा कि वहाँ भी बहुत ही शिक्षा का अभाव है, जिससे कारण मैंने सोचा कि हॉस्टल फैसिलिटी भी देना उचित है। और हॉस्टल फैसिलिटी से जितने भी सुदूर दूरगामी क्षेत्र के जितने भी इस लाभ से वंचित हो, उनको मैंने सोचा कि अगर हॉस्टल की फैसिलिटी होती है तो इस क्षेत्र के बच्चे को और भी 24/7 जो एजुकेशन होता है वो मिलने का अवसर प्रदान हो उसका। चलिए, पढ़ाई लिखाई तो आप बढ़िया करवाएंगे ही, साथ ही साथ आज देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चे बड़े रुचि ले रहे हैं, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी है आपके पास? जी सर, मेरे यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक जो मेरा फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स में से एक इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। इंडोर मीन्स मतलब
ये मेरे स्कूल के अंदर में जो ही ये बैडमिंटन होते हैं, लूडो होते हैं, चेस होते हैं और भी जितने भी इंडोर गेम हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अपने स्कूल में अपना व्यवस्था कराएं। और आउटडोर गेम में भी कोई बच्चे विलेज लेवल में या स्कूल लेवल में कोई फर्स्ट आते हैं या विलेज लेवल में आते हैं, फिर ब्लॉक लेवल में आते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में आते हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेवल में आते हैं, फिर नेशनल में आते हैं, फिर इंटरनेशनल में आता है। वो जो बच्चे जिस लायक रहेंगे मैं उस बच्चे को वहाँ तक मैं भेजने का पूरा से पूरा प्रयास करूँगा। आजकल देख रहे हैं कि राष्ट्रीय गेम तुम्हारा हॉकी है, परंतु क्रिकेट में बच्चों की बहुत रुचि है और ख़ासकर बिहार में देख रहे हैं कि जब से ईशान किशन चमके हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सूचना मिली कि ईशान किशन को झारखंड से इसलिए खेलना पड़ा कि बिहार में वो फैसिलिटी नहीं थी, अब बिहार में फैसिलिटी दे दी गई है। क्रिकेट के आधार पर कोई कोच रखने की कोई ऐसी सोच है आप लोगों की? क्रिकेट के आधार पे भी ज़्यादा बच्चे जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उसका तो मेरा उस पर विशेष ध्यान रहता है कि जो बच्चे ज़्यादा जिस चीज़ में, जैसे मेरा तो ऐसे खेल राष्ट्रीय खेल हॉकी है इंडिया का, बट देख रहे हैं लड़के लोग ज़्यादा इधर क्रिकेट में रुचि लेते हैं, कोई बैडमिंटन में भी लेते हैं। तो जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगेगा कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस गेम की ओर है मैं उस खेल के प्रति मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका व्यवस्था करूंगा, उसके कोच की व्यवस्था करूंगा, उनके जो ट्यूटर होते हैं उनके व्यवस्था करेंगे। चलिए, नैतिकता बच्चों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे कमता जा रहा है। अगर आज से 20 साल के पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं नैतिकता बची हुई थी, परंतु कुछ स्कूलों ने कुछ ऐसी शिक्षा प्रणाली लाई कि नैतिक शिक्षा का पतन कर चुके हैं। बच्चे पढ़ तो लिए हैं, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, परंतु उनको बड़े बुजुर्गों से वो नैतिकता नहीं रही कि वो बात भी कर पाएँ। तो आपके स्कूल में कैसी सुविधा दी जाएगी? क्या नैतिक शिक्षा को दोबारा लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? देखिए सर, नैतिक शिक्षा फर्स्ट ऑफ ऑल एक विद्यार्थी में जो नैतिक शिक्षा, नैतिक मतलब होता है नीति या नियत, ठीक है, वो मतलब किस टाइप से हमको इस टाइप का एजुकेशन चाहिए कि कैसे बिहेवियर एक दूसरे से मतलब कैसे उसका ये इंटरेक्ट होना चाहिए। एक बड़े आदमी हमसे मिलते हैं तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारे गार्जियन मिलते हैं तो उसके साथ क्या होता है, पेरेंट्स मिलते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए, मेरे टीचर आते हैं उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, मेरे एक गाँव के बड़े बुजुर्ग भी आदमी हैं उनके साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो संगति में जो होता है वो भी कैसा किस टाइप का करना चाहिए ताकि मेरे पंचायत का, स्कूल का विकास हो सके, मेरे देश का विकास हो सके। तो नैतिक शिक्षा लाएंगे? नैतिक शिक्षा लाना मेरी प्राथमिकता है। चलिए, अब स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है ये भी बता दीजिए हमें। मेरे स्कूल की सर फैसिलिटी स्पेशल फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है कि मेरे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं ड्यूली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ये नहीं है, कम ही है, थोड़ा सा सुदूर गांव है, इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि आउट ऑफ स्टेट मतलब ये दार्जिलिंग हो, साउथ के जितने भी टीचर हो मैं उनको लाने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। सेकंड नंबर, मेरे यहाँ स्मार्ट लर्न क्लासेस की व्यवस्था है जो खास करके नर्सरी टू लेकर के यूकेजी तक है, और वो स्मार्ट लर्न क्लास इस टाइप के होंगे कि जिसमें बच्चे ऑडियो, वीडियो, विजुअल, ऑफलाइन, ऑनलाइन जो भी हो दोनों तरीके से पढ़े मेरे यहाँ बच्चे, ताकि जल्द से जल्द किसी चीज़ को सीख सकें, ताकि बच्चे का विकास हो। यही मेरी सोच है और ये स्कूल का डेवलपमेंट कराने का भी एक मुख्य पहल है। और मेरे यहाँ तीसरा लार्ज कंप्यूटर लैब है जो फ्रॉम क्लास 1 से चलती है। वो कंप्यूटर लैब बच्चे के अनुपात के रेशियो के हिसाब से मेरे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है ताकि हर एक बच्चे पे फोकस हो, हर एक बच्चे सीखे, मेरे यहाँ अधिक से अधिक अच्छा से सीखें, क्योंकि कंप्यूटर मीन्स प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और थ्योरेटिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली मीन्स उसी के लिए लैब बनाया गया है। और आगे हमारे यहाँ अगली सुविधा मैरिटल आर्ट है, जिसमें कोई बच्चे का नृत्य कला होते हैं, उस बच्चे पर मैंने देखता हूँ कि उस बच्चे में क्या चीज़ का ये विकास है। किसी में योगा होता है, किसी में डांस होता है, किसी में म्यूजिक होता है, तो किस बच्चे में क्या पाया जा रहा है मैं उस चीज़ को ढूंढ के निकालवाता हूँ और उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि बच्चे को उस चीज़ को उसका लेवल आगे हायर हो, ताकि लेवल बच्चे क्या पता कि क्या बच्चे में क्या है, वो कभी ब्लॉक लेवल में भी जा सकता है, स्टेट लेवल में भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जा सकता है,
नेशनल लेवल भी जा सकता है, इंटरनेशनल भी जा सकता है, लेकिन मेरा ढूंढना तो यहीं से प्राथमिकता बनती है किसी भी बच्चे का, कि किस बच्चे में किस टाइप का क्या पाया जा रहा है, उस चीज़ को ढूंढ के निकालना मेरा स्कूल का काम है, मेरे स्कूल के टीचर लोग के काम है। और उसके बाद मेरे यहाँ अगला है कि कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट है। मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले अगर आते हैं मेरे यहाँ बच्चे, तो अगर गेट से इन करते हैं मेरे स्कूल में, तो कोई भी अगर टीचर या गार्जियन कोई भी मिलते हैं अभिभावक, तो सबसे पहले उनका जो अभिवादन होना चाहिए कैसे होना चाहिए, जैसे अगर मिल जाते हैं सर तो गुड मॉर्निंग सर बोलना है, या जो भी कब बोलना है गुड मॉर्निंग सर, कब बोलना है गुड आफ्टरनून, कब गुड नाइट बोलना है। आप अगर आते हैं कहीं भी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप परमिशन लेके अंदर आए, तो परमिशन किस टाइप से लेना है, यानी कि बच्चे को किस टाइप से किस माहौल में कैसे कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, यानी सारी चीज़ की मेरे यहाँ तैयारी करवाई जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में भी ना लगे कि एक अच्छे स्कूल की कमी है। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो बिस्पी और बिस्पी के आसपास का क्षेत्र है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिस्पी के क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, मेरा सबसे खास संदेश यही है कि यहाँ के बच्चे को में शिक्षा की काफ़ी अभाव है, जिससे कारण इस बच्चे को उस शिक्षा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। उस शिक्षा का अवसर देने के लिए मैंने 1 साल सर्वे किया, तब मैंने स्कूल खोला है कि यहाँ के बच्चे जितनी स्कूल की दूरी है, सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, जितना फ़ी नहीं है स्कूल का उतना ट्रांसपोर्टेशन फ़ी लग जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का 800 रुपये फ़ी है और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 950 रुपये लग रहा है, तो अगर उनके पास अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं तो 800 दोनों 1600 रुपया हो गया ट्यूशन फ़ी, और आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया 1900 रुपया। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है, ये डिफरेंसेज कि जितने क्लास का फ़ी नहीं है, स्कूल का फ़ी नहीं है, उतने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो रही है। और दूसरा नंबर मैंने ये भी देखा कि जिस बच्चे की क्लास 8:30 बजे से है, उस बच्चे को पहले उठाया जाता है दूर के कारण 7 बजे उठाया जाता है, तो वो बच्चे पहुँचते हैं वहाँ पे 8 सवा 8 में पहुँचते हैं, यानी कि 1 घंटे बीच में बच्चे इधर उधर उनका समय का मतलब ये दुरुपयोग हो रहा है। और जो बच्चे यहाँ से फर्स्ट में लाए जाते हैं बस में, वो बच्चे फिर अगर उनको घर आना है तो सबसे लास्ट में लाया जाता है। जहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है कि वो बच्चे सब मतलब आने जाने में ही परेशानी है, तो पढ़ाई का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। मैं इस चीज़ को मैंने काफ़ी नज़दीकी से मैंने देखा है, तो मैंने इस चीज़ का निर्णय लिया कि नहीं, इस क्षेत्र में एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, जिसको मैंने ये खोलने का निर्णय लिया। और इस क्षेत्र की मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मकान में स्कूल में, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छे स्कूल के विद्यालय का खोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आपकी पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई बढ़िया लेवल पे होगी, परंतु सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। शायद कई माँ बाप को भी नहीं पता होता कि उसके बच्चे अंदर टैलेंट क्या है। डायरेक्टर साहब बच्चों के अंदर टैलेंट ढूंढते हैं और टैलेंट को वो किस लेवल पे जा सकता है उस लेवल तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल बिस्पी में खुल चुका है, और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी बिस्पी क्षेत्र या आसपास कमतौल या जाले से आते हैं, तो वो भी देखें कि स्कूल में जो डायरेक्टर साहब के विचारधाराएँ हैं भी बिल्कुल अलग विचारधाराएँ हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को टैलेंट खोजना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर भी वो टैलेंट हो, वो नैतिकता आए, तो आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक बार विजिट करें, यहाँ पे आएँ। आप आएंगे तो आपका खुद ही मन करेगा कि हम इस स्कूल में एडमिशन लें। और स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी होगी आने वाले टाइम में, ये जानने के लिए जुड़े रहे तहकीकात न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।